अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सो हमारे जो पहले स्टार्ट होंगे वो है रिव्यूज क्वेश्चंस। नंबर 1 इज़ 11.1, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, सो 11.1 में हमसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी नेसेसरी कंडीशन है जिसके बिहाफ पे हम साउंड को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए जो साउंड को प्रोड्यूस करवा सके, यही एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो हमारे 11.1 का आंसर है कि द नेसेसरी कंडीशन इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, production of sound is vibrating body। तो जब तक एक वाइब्रेटिंग बॉडी नहीं होगी और वो वाइब्रेट नहीं करेगी तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। सो हमारी एक अहम तरीन ज़रूरत ही क्या है कि हमारे पास एक वाइब्रेटिंग बॉडी हो जो वाइब्रेट करे एंड साउंड प्रोड्यूस करवा सके। द नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, in which medium sound travel more faster, air, solid or liquid? Justify your answer। so सबसे पहले हमें कहा गया है कि मीडियम का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफ़ेक्ट होता है और किस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है। सो सबसे पहले हमें पता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, साउंड तभी ट्रैवल कर पाती है जब कोई ना कोई मीडियम प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब मीडियम के अंदर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी साउंड ट्रैवल कर पाती है। मीडियम के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से साउंड ट्रैवल कर सकती है। अब वो अगर पार्टिकल्स क्लोज होंगे तो हमारी उतनी ज़्यादा जल्दी से साउंड आगे ट्रैवल कर सकती है, और वो पार्टिकल्स जितनी दूर होंगे उतनी ही कम रफ्तार से स्पीड के साथ मूव करेगी हमारी साउंड। सो हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि मीडियम के अंदर जो पार्टिकल हैं वो क्लोज होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए, क्योंकि जब क्लोज मॉलिक्यूल्स होंगे तभी हमारी ज़्यादा जल्दी से साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकती है। सो हमारा जो सेकंड का आंसर है इट इज़ 11.2, द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड by the vibrating body and it travel due to motion of molecules in a medium। so if the medium is denser, and denser का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोज होने चाहिए, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम शुड बी क्लोज टू ईच अदर so speed of sound will be greater। सो ये था हमारे पहले पोर्शन का आंसर कि मीडियम का क्या इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड पे। तो हमने पढ़ लिया कि साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब एक बॉडी वाइब्रेट करे, एंड ट्रैवल किस तरह करती है, जब मॉलिक्यूल्स की मोशन होगी किसी भी मीडियम के अंदर। अब अगर मीडियम डेंसर होगा यानी उसके मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे तो उतनी ही स्पीड से हमारी साउंड ट्रैवल कर सकती है। यानी मीडियम का क्या इफेक्ट हो रहा है कि मीडियम अगर डेंसर है तो साउंड उतनी जल्दी ट्रैवल कर जाएगी। और अब सेकंड जो पार्ट था हमारा कि एयर में से एयर, सॉलिड एंड लिक्विड, इन तीनों में से किस मीडियम के अंदर जल्दी हमारी आवाज़ जो है वो ट्रैवल कर जाती है। तो अगर हम इस पोर्शन को देखें कि मीडियम डेंसर होना चाहिए यानी उसके मॉलिक्यूल क्लोज होने चाहिए। सो स्पीड ऑफ साउंड विल बी ग्रेटर इन सॉलिड्स देन लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है,
तो मीडियम डेंसर होने से क्या इफेक्ट हो रहा है, स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर हो रही है। और हमारे जो मीडियम कौन सा डेंसर है, यानी किसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कॉम्पैक्ट हैं, ज़्यादा क्लोज हैं, सॉलिड्स के, ठीक है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी। सॉलिड के बाद लिक्विड जो है उसके थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं मॉलिक्यूल्स, इसलिए वहाँ थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी। एंड अगर हमारी गैसेस हैं तो वहाँ तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे पाए जाते हैं, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होगी गैसेस के अंदर। सो ये था हमारा 11.2 का आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, विच इज़ 11.3। एंड 11.3 इज हाउ कैन यू प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ द साउंड बाय द सिंपल एक्सपेरिमेंट, कि आप किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि जो साउंड है वो मैकेनिकल वेव नेचर की है, ठीक है। तो मैकेनिकल में बेसिकली क्या होता है, मैकेनिकल का मतलब है कि हमें साउंड को या किसी भी वेव को ट्रैवल करवाने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। तो हमने यही बात प्रूव करनी है कि क्या साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस बात को हम प्रूव करेंगे बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। सो हम ले रहे हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट, बेल जार ऑपरेटर्स, सॉरी, ठीक है, ऑपरेटर्स हमने लिया, जिसमें हमने देखा था कि हमने एक जार लिया है जो कि ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। ये बॉटल थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, जार, एंड उसको हमने एक वैक्यूम के ऊपर रख दिया, ठीक है। ये है हमारे पास वैक्यूम। वैक्यूम क्या करता है, एयर को पंप कर लेता है और सक करके बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक बेल यहाँ पे लगा दी, ठीक है। ये आगे इलेक्ट्रिक बेल, ये है हमारे पास ग्लास जार, एंड ये हमारे पास है पावर सप्लाई। सो हमने प्रूव करना है कि अगर हम साउंड प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसके लिए मीडियम ज़रूरी है, यानी वो एक मैकेनिकल इन नेचर है। तो जब तक इसके अंदर एयर थी और हमने पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिक बेल बजाना शुरू कर दी, ठीक है, हमने पावर सप्लाई को ऑन किया तो हमारी इलेक्ट्रिक बेल ने बजना शुरू कर दी, हमें आवाज़ आनी शुरू। जब तक एयर प्रेजेंट थी तब तक हमें आवाज़ आती रही। अब हमने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको वैक्यूम पंप से एयर को बाहर निकाल देना है, ठीक है। अब वैक्यूम पंप से जब हमने बाहर निकाल दिया, इसका मतलब है उस जार के अंदर अब कोई मीडियम नहीं है, एयर ख़त्म हो चुकी है। तो एयर के ख़त्म होने की वजह से क्या होगा, हमें ये जो इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ है वो बहुत कम आती हुई सुनाई देगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सारी एयर निकल जाएगी और हमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, जिससे ये प्रूव होता है कि आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम बहुत ज़रूरी है। सो हमारा बेल जार ऑपरेटर्स में क्या है, वी हैव प्लेस्ड अ ग्लास जार on a vacuum, the electric bell is attached through the wires in the glass jar, ठीक है। सो हमने एक इलेक्ट्रिक बेल को वायर्स के जरिए जार में अटैच किया हुआ है। नाउ व्हेन एयर इज प्रेजेंट इन द जार, the sound can be heard. Now start to remove the air from jar by using vacuum pump, ठीक है, इसको वैक्यूम पंप भी बोल सकते हैं। सो इसको यहाँ पे रेस करके हम लिख लेते हैं फर्दर। सो बाय रिमूविंग एयर the sound of bell
cannot be heard, which proves the sound is mechanical in nature. ठीक है, तो जब तक एयर प्रेजेंट रही यानी कोई ना कोई मीडियम रहा जार के अंदर तो हमारी आवाज़ सुनाई देती रही। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बेल ने आवाज़ प्रोड्यूस करवाई वो हमें सुनाई देती रही। और जैसे ही हम लोगों ने वैक्यूम पंप को यूज़ करके एयर को रिमूव कर दिया तो हमें साउंड जो है वो आना बंद हो गई, हमें सुनाई देना बंद हो गई। ठीक है, जिससे क्या प्रूव हुआ कि मीडियम बहुत ज़रूरी है साउंड को ट्रैवल करने के लिए, यानी कि साउंड जो है वो मैकेनिकल इन नेचर है। सो नेक्स्ट वन होगा हमारा 11.4। 11.4 इज पहले यहाँ मेंशन कर लेते हैं 11.4। What do you understand by the longitudinal wave and describe the longitudinal nature of the sound wave? So हमें कहा गया है कि पहले तो बताना है longitudinal wave क्या होती है। ठीक है, फिर हमें डिस्क्राइब करना है कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, यानी जो अभी हमने प्रूव किया कि मैकेनिकल इन नेचर है, मैकेनिकल ही की आगे फर्दर टाइप्स हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल कहलाती हैं एंड ट्रांसवर्स कहलाती हैं। तो हमें पहले बात है बताना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते किसको हैं, एंड सेकेंडली हमें ये प्रूव करना है कि जो साउंड है वो वाकई लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो। ठीक है, आगे पीछे जो मूव कर रही हूँ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव सो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं कि ये वेव्स जो सेटिस्फाई करी होती हैं इस कंडीशन को, उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी पार्टिकल ऑफ मीडियम जो हैं वो इस तरह से मूव करें आगे पीछे कि उनकी डायरेक्शन सेम हो as the direction of propagation of wave. So the particle of a medium move back and forth along the direction of propagation of wave are called the longitudinal wave. ठीक है, कि अगर हमारी जो वेव आगे की तरफ मूव कर रही है तो हमारे पार्टिकल ऑफ मीडियम भी इसी वेव के साथ साथ आगे पीछे मूव करें। ठीक है, तो उस वेव को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हमें प्रूव करना है कि क्या हमारी साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। ठीक है, क्या वो भी इसी तरह मूव करती है कि जो एयर के अंदर मौजूद पार्टिकल्स हैं वो वेव के साथ साथ मूव करते जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक ट्यूनिंग फॉर्क का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क एक्सपेरिमेंट। पहले ये हमारे पास सेटिंग आएगी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की, यहाँ पे लिख लें लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो पहले पोर्शन में हमने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं। अब हम उसे प्रूव करने जा रहे हैं कि साउंड वेव वाकई क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट लिया है, एक ट्यूनिंग फोक का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करवाना है, किसी भी रबर पैड के ऊपर मारना है ताकि वो वाइब्रेट करे। ठीक है, सो जब उसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, अब पहले हमने उसकी पोजीशन ये रखी तो एयर इस तरह से थी, एयर की लेयर्स बिल्कुल स्मूथ थी। ठीक है, अब जब ये वाइब्रेट करना शुरू किया यानी इसने इस तरह से मूव करना शुरू किया आगे पीछे, तो बी पोजीशन पे जब ये गया तो लेयर्स जो हैं वो इकट्ठी हो गई, कंप्रेस हो गई। ठीक है, बाकी लेयर एज इट इज रही। ठीक, सो ये कंप्रेशन जो है ये क्योंकि इसके अंदर एनर्जी आ चुकी है इन लेयर्स के अंदर, तो वो एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी आगे लेयर्स के अंदर। अब क्या हुआ, ये ट्यूनिंग फोक पहले बी पे गया, अब वो ए पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो जब वो ए पोजीशन पे आया यानी उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी और वो अब इधर आ गया है, तो वेव्स को क्या हो गया, ये जो कंप्रेस हो गई थी अब इन्हें मौका मिल गया कि यहाँ से ये और खुली खुली होके आगे की तरफ आ जाए। ठीक है, तो आगे ये कंप्रेस रहेंगी और यहाँ पे ये खुली हो जाएंगी। तो यानी कि रेयर फ्रिक्शन और कंप्रेशन का प्रोसेस चलता रहता है अगर हम एयर की लेयर्स के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें। ठीक है,
तो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन जो है वो किस तरह मूव कर रही है, जैसे जैसे हमारी वेव आगे की तरफ मूव कर रही है, जिससे ये पता चलता है कि हम वाकई में जो हमारी साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, क्योंकि साउंड जो है वो बिल्कुल उस तरह से आगे मूव करती है जैसे हमारी एयर के पार्टिकल्स मूव करते हैं। सो अब हमने ट्यूनिंग फोक का जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसको हम लिख लेते हैं कि by using a vibrating tuning fork, firstly the compression is produced in the layer of air, the layers of air which will transfer from one part to other. ठीक है, then a rare friction is produced. Which also transfer from one part to other, part of medium to another, which shows that the sound is longitudinal in nature. सो साउंड प्रोड्यूस कब होगी? जब एक वाइब्रेटिंग बॉडी होगी, और ट्यूनिंग फोक चूंकि वाइब्रेट कर रहा है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, एंड वो साउंड वेव आगे एयर के अंदर मूव करती जा रही है रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के थ्रू। इसलिए जो हमारी वेव है, साउंड वेव, वो एयर के अंदर उसी तरह से मूव कर रही है जैसे वो पूरी वेव मूव कर रही, ठीक है। यानी साउंड वेव इस तरह से मूव कर रही थी तो हमारी एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी उसी तरह से मूव कर रहे थे कि कहीं कंप्रेशन हो रही थी एंड कहीं पे रेयर फ्रैक्शन। सो इन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, इसलिए उनको लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है। सो हमारी जो साउंड वेव है वो प्रूव हो गया कि वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। ये था हमारा 11.4 का आंसर।